लॉगरिथम। ठीक है, ये जो टर्म है ये LOG, इसको हम फुल फॉर्म में अगर बोलें तो ये लॉगरिथम है। लॉगरिथम दिस इज अ मैथमेटिकल टूल है, कह लो भी, जिससे कैलकुलेशंस या वैल्यू इजी हो जाती हैं। ठीक है, मैथ्स में भी ये +1 में आएगा ये टॉपिक। तो इसमें जो हमें फिजिक्स में यूज़ करना है वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया log x, उसका बेस डाला e वैसे एक्सपोनेंशियल होता है और e का हम जो अगर सिंगल नेम बता देता है एक्सपोनेंशियल क्या है, उसको यूलर नंबर कहते हैं। ये इरेशनल नंबर होता है, जैसे इसकी वैल्यू होती है 2.71828, आगे फर्दर जाती रहती है। बाकी ऐसे है भाई, e काफ़ी यूज होता है जब हम कैलकुलस करते हैं, यानी डिफरेंशिएशन करेंगे। तो एक टर्म हो रहा है जो इंटीग्रेशन है, आज के लेक्चर में देखेंगे उसको। तो e की वैल्यू आपने याद करनी है। ठीक है, इसके अलावा जैसे लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। लॉग बेसिकली 2 टाइप्स का होता है। तो जब हम फिजिक्स में चलते हैं तो हमेशा नेचुरल लॉग ही आता है। ये इसको log टू बेस ex को ln(x) भी लिख देते हैं, कॉल्ड नेचुरल लॉग। ठीक है, सबसे पहले डिफरेंशिएशन नहीं देखते और इतनी ज्यादा कंफ्यूजन मत रखना सर ये क्या लॉग क्या है। और ये बेसिकली लॉग और एक टर्म होता है एंटी लॉग। ये जब कोई वैल्यू जिसकी कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाए तो उसके लिए जैसे लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम का एक चार्ट बना हुआ है, हर एक +1 की बुक के पीछे बना होता है। तो वो वहां से हम उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो हमने तो आज यही सीखना है कि कैसे हम लॉग को डिफरेंशिएट करते हैं। यानी हमारा मेन तो आज हमारा ये है कि हमने लॉग की डिफरेंशिएशन कैसे करनी है। लॉग इज अ टर्म, मैथमेटिकल टूल है। ई वैसे ही है जैसे हम, जैसे देखो जब एरिया ऑफ सर्कल निकालते तो पाई का यूज किया था, πr², 2πr, और भी कुछ जैसे आपने स्फीयर का निकाला 4πr², सरफेस एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया 4π3πr³। उसमें भी आपने 9th में एक टर्म लिखी थी पाई। ठीक है, जो कि बेसिकली मेंसुरेशन में यूज हुई है। तो अब ये जो टर्म है लॉग, ये लॉग या एक्सपोनेंशियल या ये टर्म है, ये कैलकुलस में यूज होता है, यानी कि डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन में। इसकी भी एक वैल्यू है, जैसे वो वैल्यू है 2.7। ठीक है, इसके नीचे log टू बेस ex लिखा है, मतलब ये ln(x) ही है, ln मतलब नेचुरल लॉग। ठीक है, जब डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन करते हैं तो हमेशा ये लॉग के 2 फॉर्म होते हैं, एक नेचुरल लॉग है, एक अनदर फॉर्म है बेसिकली जिसको log 10 कहते हैं। ठीक है, तो उसमें कुछ log e की जगह ना नीचे ऐसे लिखा होता है log 10x, इसको कहते हैं, ये हो गया मतलब log 10 के बीच में आ गया, ये नेचुरल लॉग है, ये log 10 आ गया। मतलब अगर आपको खाली log दिया है ना तो मतलब log ex दिया तो वो ln(x) होता है। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी, इसकी डिफरेंशिएशन में कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ये और ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है, उसका कन्वर्जन का एक मेथड है। ठीक है, चलो मैं इसको छोड़ दूं क्योंकि ये नहीं यूज हो रहा हमारे। लॉग की डिफरेंशिएशन देखने से पहले हम ना थोड़ा सा प्रॉपर्टी ऑफ लॉग देख लेते हैं। अगर log टू बेस e की वैल्यू देखनी है तो 1 हो जाएगी। ठीक है, ये लॉग की प्रॉपर्टी है, जो उसका बेस है और वही उसी की वैल्यू निकालनी है तो वो 1 होती है। अब इसमें कई रूल्स हैं, जैसे प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल लॉग के। जैसे log m इंटू n कह दिया तो log m इंटू n होता है log m प्लस log n, मतलब इसको ब्रेक करके log m प्लस log n कर लिए। अगर वही डिवीजन में है, प्रोडक्ट की जगह log m माइनस log n हो जाएगा। ये आपने याद करना है, फिजिक्स में यूज होंगे। अभी डिफरेंशिएशन इतनी ज्यादा यूज नहीं होने वाली लॉग की, हाँ, बट ये दोनों फॉर्मूले यूज ज्यादा होंगे। log m इंटू n log m प्लस log n, log m बाय n log m माइनस log n। अच्छा, ये जो नेक्स्ट फॉर्मूला है log m रेज़ टू पावर n, इसमें क्या करना होता है, इस n को आगे ले n log m। ये डिफरेंशिएशन नहीं है, अब ये मत कहना सर n आगे आ गया तो n माइनस 1 लगा दें, ये तो फॉर्मूला है। log m रेज़ टू पावर n को हम लिख सकते हैं n log m। जैसे बच्चे ने कहा सर देखिए log, किधर लिखते हो साइड में, log 2 की पावर 6, इसको कैसे लिखते हैं, इसको सर ये लिख सकते हैं 2 की पावर 6 है, जैसे m की पावर n थी, इसको लिख लो 6 log। ठीक है, log 2 की वैल्यू भी याद करनी होती है, चलो वो नहीं अभी देखते, कितना समझ में आ गया। e की वैल्यू लिख लो। चलो ये तो थे जनरल फॉर्मूले जो कि लॉगरिथम में जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे काम आएंगे। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन का जनरल फॉर्मूला लॉग का क्या है, वो है log x का जो जनरल फॉर्मूला है नेचुरल लॉग का, वो होता है 1/x।
log x की डिफरेंशिएशन है 1/x। अगर वही एक्सपोनेंशियल की पावर x यानी यूलर्स कांस्टेंट की पावर x करेंगे तो उसकी डिफरेंशिएशन जो खुद होती है वो इसका आंसर होता है। e की पावर x की जो डिफरेंशिएशन है e रेज़ टू पावर x ही है। ठीक है, ये तो है सिंपल डिफरेंशिएशन, ये बेसिक फॉर्मूला है। मतलब log की डिफरेंशिएशन करनी है तो log x की डिफरेंशिएशन है 1/x। अगर हमने एक्सपोनेंशियल की पावर x की डिफरेंशिएशन करनी है तो उसकी डिफरेंशिएशन है e रेज़ टू पावर x। ठीक है, मतलब ये इतने ज्यादा यूज नहीं होते फिजिक्स में, बट फिर भी कभी कभी मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में लॉगरिथम आ जाता है। ठीक है, तो ये नोट कर लेना। अभी इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं आगे। जैसे टीचर ने क्वेश्चन दे दिया, इसकी जगह d/dx ऑफ लॉग ax प्लस b, क्या इससे सिंपल करते हैं। मैंने मान लिया x स्क्वायर। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, जैसे log की डिफरेंशिएशन तो ऐसे देखते हैं, इसको x के आप क्या लिख सकते हैं, इसकी डिफरेंशिएशन करने से पहले इसकी प्रॉपर्टी लगा दीजिए। ये क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा 2 log 2ac x। ठीक है, इसकी अभी डिफरेंशिएट कर दी कि करनी है सर, इसकी डिफरेंशिएट करनी है, कैसे करनी है सर, d/dx लिख दिया। ये तो हमने फॉर्मूला लगाया, फिर 2 आगे ले गए। ठीक है, अब log x की डिफरेंशिएशन कितनी होती है, दैट इज 1/x। ठीक है, कोई ऐसे देखो, अच्छा क्वेश्चन देखो, मैंने मान लिया log ax प्लस b। अब कैसे करोगे, सबसे पहले तो log की करोगे। log की डिफरेंशिएशन क्या होती है, log x की होती है 1/x, यानी जो ये है वो नीचे आ गया, कितना आ गया बच्चा 1/ax प्लस b। अब आगे क्या करोगे सर, d/dx ऑफ ax प्लस b भी तो करना है, यानी इसकी डिफरेंशिएशन भी तो करनी है। कितनी आएगी इसकी डिफरेंशिएशन, देखो चेन रूल है, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन थीटा की कॉस थीटा होती है, उसके बाद थीटा की करते हैं डिफरेंशिएशन। इसमें log के बाद जो भी पहले log की वो इतना आ गया। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर वाले करोगे तो वो कितना आ गया 1/ax प्लस b इनटू, इसका आंसर है a प्लस 0। x की डिफरेंशिएशन 1, b की डिफरेंशिएशन कितनी आएगी 0, यानी ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अभी मैंने माना, अभी उन्होंने कहा e की रेज़ टू पावर 2x की डिफरेंशिएशन कर लो। देखो रूल तो ये कहता है, अभी पहले d/dx e रेज़ टू पावर x का आंसर यही आता है सेम, यानी इसका आंसर यही आ गया e रेज़ टू पावर 2x। लेकिन अभी इसकी डिफरेंशिएशन करनी है d/dx ऑफ 2x। अच्छा, इसमें d/dx जैसे e रेज़ टू पावर ये आ गया, फिर इसकी पावर की करोगे तो x की डिफरेंशिएशन 1 नहीं आ जाती, तो करके लिखते नहीं है दोबारा। e की पावर 2x की पहले तो यही आंसर आ जाएगा, जैसे इसका ये है, फिर इसकी x की डिफरेंशिएशन करेंगे तो इधर 1 आ जाएगी, 2x की डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, यानी आंसर कितना आ गया 2e रेज़ टू पावर 2x। मुझे लगता है समझ में आ गया। ठीक है, ये क्लियर है। एक छोटा सा क्वेश्चन दे देता हूँ इसके ऊपर, ठीक है, उसको ट्राई करना। आपकी डिफरेंशिएशन है d/dx ऑफ x इंटू log x। एक तो ये क्वेश्चन है, एक कर लेना d/dx ऑफ e रेज़ टू पावर x sin x। ये दो क्वेश्चन करके ट्राई करके मुझे भेजना। आगे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है आज के लिए, वो हम डिफरेंशिएशन को लीव आउट कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज इंटीग्रेशन। ठीक है, कैलकुलस का जो सेकंड पार्ट है वो इंटीग्रेशन है। हमने डिफरेंशिएशन कर ली है, नेक्स्ट स्टेप है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को ज़्यादा लेंथी नहीं करना, वो शॉर्ट में ही जाना उसमें, क्योंकि जितना फिजिक्स में यूज होता है उतना इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन तब यूज होता है जब कोई चीज वेरिएबल हो, जैसे कि डिफरेंशिएशन, मतलब वेरिएबल होगा तो ही इंटीग्रेशन यूज होगा, नहीं तो यूज करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अभी ये क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक बस को लुधियाना से दिल्ली लेके जाना है। ठीक है, तो आपने पूछा अभी बस ने वर्क कितना किया, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब जब बस जा रही है लुधियाना से दिल्ली की तरफ, तो जो फोर्स है वो हर एक जगह सेम तो नहीं लगेगी,
कभी उसकी स्पीड बढ़ रही होगी, कभी उसकी स्पीड कम हो रही होगी, है ना। कभी उसकी जो स्पीड का एक्सेलरेशन का रेट होगा वो अलग होगा, मतलब कभी बस रुकेगी। मतलब हमने हर एक जगह मतलब यहाँ से लेके लुधियाना से लेके दिल्ली तक का वोल्टेज निकालना है बस के कारण, तो उसका एक मेथड होता है, ठीक है, वो हम मानेंगे भी। ये जो फोर्स है ना, वैसे तो देखो पूरे रास्ते में वेरिएबल है, लेकिन हमने माना भी एक बहुत छोटा सा डिस्टेंस, बहुत ही ज्यादा छोटा सा डिस्टेंस हमने मान लिया, वहां पर जो फोर्स थी वो कांस्टेंट थी। दोबारा से देखो, ये मुझे भी मालूम है कि हर एक जगह फोर्स वेरिएबल है, लेकिन मैंने मान लिया वो छोटा सा डिस्टेंस जिसको मैंने फोर्स कांस्टेंट मान ली, तो इस छोटे से डिस्टेंस पे जो वर्क होगा उसको W की जगह DW लिखेंगे। पहले तो ये पता होना चाहिए वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। ये आपने 9th में पढ़ा हुआ है, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जैसे बच्चे से पूछ लिया बेटा हम ना इस दीवार को धक्का मार रहे हैं, ठीक है, मैं सुबह से लेकर शाम तक इस दीवार को धक्का मार रहा हूँ, तो बताओ बेटा मैंने वर्क डन कितना किया। तो मेरा जोर तो लग रहा है लेकिन वर्क डन नहीं हो रहा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है। फिर डिस्प्लेसमेंट 0 यानी वर्क कितना हो जाएगा 0, ठीक है। पहले तो हमें वर्क का बेसिक फॉर्मूला पता लग गया, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर हम धक्का मारी जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा यानी वर्क 0 है, ठीक है। अब मैंने मान लिया भाई जो हमने इतना छोटा डिस्प्लेसमेंट लिया भी, यहाँ पर फोर्स कांस्टेंट मान लिया। क्या मान ली? फोर्स कांस्टेंट। और इस छोटे से डिस्टेंस को हमने ds ले लिया। क्या लिया? ds। टोटल डिस्टेंस s है, मैंने इस डिस्टेंस को, छोटा सा डिस्टेंस को ले लिया ds। यानी दोबारा से सुनिए, ये जो फोर्स जो मैंने f ली है, मैंने माना f जो फोर्स है वो कांस्टेंट है फॉर स्मॉल, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल डिस्टेंस ds। देन मैं लिख सकता हूं स्मॉल वर्क डन, dw इज अ स्मॉल वर्क डन, dw इज स्मॉल वर्क डन, d रेफर्स टू स्मॉल हो गया, dw इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज ds। ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। मतलब मैंने बहुत छोटे से डिस्टेंस का वर्क निकाल लिया। अब इंटीग्रेशन का डिक्शनरी मीनिंग क्या होता है? इंटीग्रेशन का मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है। इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है? इकट्ठा करना। तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? मतलब कैसे निकलेगा सर, आंसर कैसे निकलेगा? ठीक है, आपने फोर्स को कांस्टेंट मान लिया, अब आप इसको इंटीग्रेशन देंगे। एक चीज देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ dx x होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dy y होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dz z होता है, ठीक है। दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। अभी कोई नहीं, आ जाएगा समझ में, थोड़ा वेट करो। तो बोथ साइड इंटीग्रेशन दे दिया dw और इधर दे दिया इंटीग्रेशन ऑफ f ds। तो dw की इंटीग्रेशन आ गई w, फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ s होगा, फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ s। इसका क्या मतलब है सर? पता नहीं क्या लिखे जा रहे हो, फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ s। सर फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ s का क्या मतलब है? बेटा जो पूरे रास्ते में जो फोर्स लगी वेरी करेगी ना, वो s पे डिपेंड करेगी। यानी फंक्शन ऑफ s का मतलब है सर f की वैल्यू शायद ये भी हो सकती है, ठीक है सर, फोर्स की वैल्यू ये भी हो सकती है, कुछ भी। मतलब फंक्शन ऑफ s मतलब फोर्स को s की टर्म में लिख दिए, चाहे वो कुछ भी हो, वो तो न्यूमेरिकल में गिवन होगा ना भी फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट पे किस तरीके से डिपेंड करेगी, वो इन द न्यूमेरिकल क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। dw इंटीग्रेशन थी। अब यहाँ से हम जा कहाँ से रहे हैं? हम लुधियाना से जा रहे हैं, ठीक है। लुधियाना से लेके दिल्ली, लुधियाना 0 किलोमीटर से शुरू हुआ और दिल्ली 334 किलोमीटर पे खत्म हुआ। यानी हम इसको 0 से लेके 334 तक इंटीग्रेट करेंगे। कहां से लेके? 0 से लेके 334 तक। मतलब तो हमने क्या किया, इसका क्या मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब है जब हमने इंटीग्रेशन करना होता है ना, हम पूरी चीज को कैलकुलेट नहीं करते, हमने वर्क दिल्ली से लुधियाना से लेकर दिल्ली तक का कैलकुलेट करना है। इसका इजीएस्ट मेथड होता है हम बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, उसमें फोर्स को कांस्टेंट मान लेते हैं। उस फोर्स, देखो पहली बात तो ये फोर्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? सर लुधियाना से दिल्ली फोर्स वेरिएबल है, ठीक है। पहले तो ये मानो लुधियाना से दिल्ली फोर्स वेरिएबल है, लेकिन
तो ही करके तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं निकला, नहीं तो हम डायरेक्ट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करते हैं, आंसर आ जाता। अगर एक ही फोर्स है तो डिस्प्लेसमेंट मालूम है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये आंसर आ गया। ये फॉर्मूला नहीं लगा, लेकिन इस फॉर्मूले को इनडायरेक्ट वे से लगा दिया, क्योंकि ये फॉर्मूला तब लगता है जब फोर्स क्या हो, कांस्टेंट, फोर्स क्या हो, कांस्टेंट। हमने क्या किया, इसको ऐसे चेंज किया, मैंने माना बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, बहुत छोटा सा, इतना छोटा डिस्प्लेसमेंट मान लिया कि उस पे मैंने फोर्स को मान लिया कांस्टेंट। इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट ds पे मैंने फोर्स को कांस्टेंट माना, बट फोर्स कांस्टेंट नहीं है, फोर्स वेरिएबल है, लेकिन इतना छोटा डिस्टेंस कर दिया तो उसको क्या मान लिया मैंने, कांस्टेंट। ठीक है, इसको ऐसे देखते हैं, जैसे ये ग्राफ है, मैंने कोई लाइन यूं खींच दी, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, ये डिस्प्लेसमेंट है मान लिया, अभी मैंने इतना छोटा सा ds लिया, इतना छोटा सा ds, मतलब इतना छोटा डिस्प्लेसमेंट ले लिया कि चाहे ये वाली लाइन खींचू चाहे ये वाली लाइन खींचू, दोनों की वैल्यू एफ ही आ रही है। ये मैंने फोर्स माना और इसकी वैल्यू सपोज यहाँ पर 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, यहाँ पर 4 न्यूटन, यानी इसके लिए और इसके लिए, दोनों के लिए 4 न्यूटन है अगर डिस्प्लेसमेंट ds है। मतलब इतने छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स 4 न्यूटन ही आई, यानी फोर्स कांस्टेंट मान ली। लेकिन अगर मैं इतना बड़ा डिस्प्लेसमेंट ले लेता, इसकी फोर्स कुछ और आती, इसकी फोर्स कुछ और आती, यानी मैं आंसर नहीं कैलकुलेट कर सकता क्योंकि फोर्स वेरिएबल हो गया, तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लग सकता। यानी फिजिक्स का जनरल कोई भी फॉर्मूला तब अप्लाई होता है जब वो चीज कांस्टेंट हो। 10th तक आपने जब भी कोई चीज अप्लाई की है वो कांस्टेंट ही थी, तो आप एक फिजिक्स का बेसिक फॉर्मूला पढ़ते थे और उसको अप्लाई कर देते थे। जैसे आपने पूछा वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स 10 न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट 1 है, तो 10 × 1 की आंसर आ गया। लेकिन अभी एक चीज सोच के देखो, अगर फोर्स 10 के साथ मैं कहता हूँ बेटा फोर्स है ना 10 नहीं है, फोर्स कभी 20 हो रही है, कभी 21 हो रही है, कभी 22 हो रही है। पहले डिस्प्लेसमेंट में शायद वो 1 मीटर में इतनी है 20 है, अगले 1.5 मीटर में वो 30 होगी, यानी वो वेरी कर रही है। वो क्या कर रही है, वेरी। तो वेरिएबल जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट फॉर्मूले से नहीं होंगे, लेकिन बेसिक फॉर्मूला वही रहेगा। जैसे वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज स्मॉल वर्क, dw मींस स्मॉल वर्क, फोर्स इज फोर्स, डिस्प्लेसमेंट इज ds, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। देन इंटीग्रेशन थी बोथ साइड, आपने क्या किया, इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट का f × ds निकाला, उसको इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट मतलब इसका वर्क निकाल लिया आपने। इंटीग्रेट कहां से किया, 0 से लेकर 31, यानी हमें सब छोटे सारे ds, छोटे ds के लिए आपने वर्क निकाल दिए, तो वर्क का यहाँ पर जो आएगा वो आंसर आ जाएगा जब इसकी लिमिट पुट करेंगे। अभी तो फॉर्मूला करना है, अभी तो आपको जस्ट बेसिक बताया है भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है आपने कोई भी क्वेश्चन करना है उसको इनिशियल से लेके फाइनल तक इंटीग्रेट, मतलब पहले छोटे से डिस्टेंस या छोटे से समय के लिए आपने उस चीज को कैलकुलेट करना है, उसको बाद उसके इंटीग्रेशन। इट इज नॉट नेसेसरी कि यहाँ पर ds ही आता है, ठीक है, ये कुछ भी आ सकता है। मतलब कोई चीज किस पे कैसे डिपेंड कर रही है, जैसे अगर फोर्स टाइम पे डिपेंड करती है, फोर्स किस पे डिपेंड करती है, टाइम पे, तो जो इसके जो फॉर्मूले वो चेंज होते हैं। तो यानी हम ds की जगह फिर dt लेंगे, क्या लेंगे, dt। मतलब आपको क्वेश्चन में ऐसे गिवन होगा कि कौन सी चीज किस पे डिपेंड कर रही है, उसके हिसाब से अगर क्वेश्चन प्रोसीड करना है। ये जो इंटीग्रेशन है जिस समय के चलते ही आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ आएगा जब इसको फिजिक्स में अप्लाई करेंगे, ठीक है। एक छोटा सा अप्लाई तो किया है, लेकिन इसके साथ बहुत सारे एप्लीकेशंस जब आप देखोगे तो आपको समय के साथ आपको ये चीजें समझ आती रहेंगी, ठीक है। जैसे आपने ना फॉर्मूले लिए हैं s = ut + ½ it square, वो सारे इंटीग्रेशन फॉर्म से ही सॉल्व होंगे, ठीक है। चलो इंटीग्रेशन के बारे में मतलब हमने बेसिकली मीनिंग जो समझना चाहते थे वो देख लिए, हम इसके फॉर्मूले में जाते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, अभी देखते हैं। लेट मी सपोज पहले इंटीग्रेशन दो टाइप की है, एक होती है इनडेफिनेट, एक होती है डेफिनेट। दो इंटीग्रेशन है। इनडेफिनेट में जैसे इंटीग्रेशन x⁻n dx डाल दिया, ठीक है, x⁻n dx। पहले तो सबसे पहले ये देखिए इंटीग्रेशन में ना आपको ये और ये सिंबल तो पक्का ही मिलने वाला है, ये और ये दो चीजें तो पक्का मिलेंगी, ये सिंबल के अंडर में ही होती हैं, ठीक है। ये दोनों चीजें सिंबल के अंडर ही होती हैं।
x रेज टू पावर n dx की इंटीग्रेशन होगी, बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। कुछ नहीं किया सर, क्या किया, जो पावर है उसको एक ऐड कर दिया और उसको कॉपी पेस्ट कर दिया नीचे ले, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल x रेज टू पावर प्लस कांस्टेंट, प्लस होगा प्लस कांस्टेंट, इसमें जब भी कोई क्वेश्चन का आंसर दोगे तो प्लस कांस्टेंट आता है, ठीक है। वो कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है ये न्यूमेरिकल बताएगा, ये अभी जज नहीं कर सकते फॉर्मूले के बेस से, ठीक है। फॉर्मूले के बेस से कांस्टेंट की वैल्यू नहीं निकलेगी, हाँ वो बाउंड्री कंडीशन होगी, क्वेश्चन में क्या दिया होगा उसके हिसाब से कैलकुलेट होगी, लेकिन हमने जनरली इनडेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं लगानी, ये वाली बहुत कम अप्लाई करते हैं, ठीक है। बस पता होना चाहिए, जैसे x की पावर 2 dx, इसकी इंटीग्रेशन बोलो x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, ठीक है, प्लस कांस्टेंट जो पावर दिया उसको ऐड किया, उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अभी मैंने दे दिया इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx करना है तो बच्चे इसकी x की पावर 0 dx लिख लीजिए सर, क्यों सर x रेज़ टू पावर 0 तो 1 ही होता है, यानी dx ही आ गया, यानी x रेज़ टू पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, यानी आंसर कितना आ गया x, यानी इसका आंसर x है, यानी x यानी प्लस कांस्टेंट तो आएगा, यानी x प्लस कांस्टेंट, यानी आपने मोटे तौर में ये देख लिया इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना होता है x। अगर इंटीग्रेशन ऑफ 4 dx दे दें तो सर 4 तो बाहर ले गए सिंपल के, यानी इसका आंसर आ गया 4x, कितना आ गया, यानी इसमें डिफरेंशिएशन के जैसे काम नहीं करना, डिफरेंशिएशन जैसे dy dx, इसको डेफिनेट बाद में करता हूं, dy dx ऑफ 4 होगा 0, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 4 dx इज 4x, मतलब कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 होती है, लेकिन कांस्टेंट की इंटीग्रेशन इटसेल्फ फंक्शन आ जाती है, जो भी dx होगा x आ जाएगा, dy होगा y आएगा, dz होगा z आ जाएगा, वो वैसे का वैसे रह जाएगा, मतलब उसको 0 नहीं लिखना। ये बच्चे जनरली यहाँ गलती करते हैं क्योंकि उनको ना डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट 0 लिखने की आदत होती है, तो dy dx ऑफ 4 0 है, लेकिन अगर ये कहते भाई इंटीग्रेशन ऑफ 4 dx, वो 0 नहीं होगा, वो 4x होगा, ठीक है। ये दोनों बेसिकली सिंपल के अंदर ही होता है, खाली dx लिखोगे तो कितना आएगा x, ये 3-4 बार बता दिया, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो बेसिक फॉर्मूला हो गया, आगे चलते हैं। इनडेफिनेट जनरली यूज नहीं होता, डेफिनेट देखिए, डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है, मैंने माना x रेज़ टू पावर n dx, यहां पर लिख दिया मैंने, मैं ना वैल्यू ले लेता हूं, सपोज मैं लिख लिया 2 लिख लिया, 0 से 3, इसका क्या मतलब है, जो पहले इंटीग्रेशन किया था ना, जैसे मैं पहले क्वेश्चन करता x की पावर 2 dx, तो मैं इसका आंसर लिख रहा था x की पावर 3/3, 2 प्लस 1 होगा 2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट, ऐसे कर रहे थे। ये और ये इसमें क्या फर्क है सर, इसमें ना यहाँ और यहाँ कुछ नहीं लिखा, जब यहाँ और यहाँ नीचे ऊपर कुछ नहीं लिखा होता उस इंटीग्रल को कहते हैं इनडेफिनेट, ठीक है, उसके साथ हमेशा कांस्टेंट डाल देते हैं। जब हम लिमिट, इसको कहते हैं लिमिट, लोअर लिमिट है या अपर लिमिट है, जब हम लिमिट्स गिवन दे देते हैं तो डेफिनेट इंटीग्रेशन हो जाता है, ठीक है, मतलब 0 से लेके 3 तक, यानी अगर लिमिट नहीं देते तो वो इनडेफिनेट इंटीग्रल है, अगर लिमिट्स देते हैं तो वो डेफिनेट इंटीग्रल है। तो हमने कौन सा प्रोसीजर करना है, डेफिनेट इंटीग्रल। एक बार इसकी स्क्रीन पॉज करके इसकी इंटीग्रेशन करके देख लो। चलो देखो इसको, इसकी इंटीग्रेशन सिंपल ही है, पहले तो आप लिखोगे x 3/3, पहले ये समझ में आ गया x 3/3 कैसे आ गया, x 3/3 2 की पावर 2 प्लस 1, और वही जो है उसको नीचे कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है, वो भी हो गया 2 प्लस 1, ठीक है, 3 आ गया। अभी सर ये 0 और 3 का क्या करना है, इसका क्या होता है, बस इसको मॉड डाल दो, 0 यहां लिख दो 3 यहां लिख दो, ठीक है। अब क्या करना है सर, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, एक बार मैं लिमिट चेंज कर रहा हूं, चलो चल ले वही चेंज करो, फिर ध्यान से देखना, लिमिट में तो चेंज कर रहा था, कंफ्यूज ना हो जाए। अब क्या करना है, 1/3 बाहर लेंगे, कांस्टेंट है, x का क्यूब है, ये 0 है ये 3 है, ये पावर नहीं है भाई, ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है। नेक्स्ट क्या करोगे, 1/3
ये जो x है ना, इसकी जगह पहले अपर लिमिट आके बैठेगी, यानी फर्स्ट जो x है उसको रिप्लेस करोगे 3 से, अपर लिमिट से, ठीक है। यानी x की जगह 3 डाला, उसकी पावर अगर 6 है तो 6 आएगी, 3 है तो 3 आएगी, पावर तो एज रहेगी, माइनस माइनस, पहले अपर लिमिट पुट कर दी माइनस, फिर x की जगह लोअर लिमिट है 0, 0 की पावर है 3। ये आंसर आ गया इसका। सर क्या कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा कुछ, देखो ध्यान से, ऐसे है, ये तो x की पावर 2+1 और 2+1 होगी, इंटीग्रेशन तो होगी, जैसे इंटीग्रेशन होगी मॉड लगा के लोअर और अपर लिमिट डाल दो। अब सर क्या किया आपने, बेटा जो कांस्टेंट उसको बाहर ले गए, x की पावर क्यूब, अपर लिमिट और लोअर लिमिट रहेगी। ये लिमिट क्या करती है, लिमिट को पावर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लिमिट ने जहां पर x है ना वहां पर जाके बैठ जाना है, पहले x को गया धक्का मार के यहाँ पर 3 आ गया, ये आ गया 3, फिर फॉर्मूले में फिर माइनस आएगा, क्या आएगा माइनस, यानी फिर माइनस आ गया, फिर x को पहले ऊपर वाले धक्का मारा था, नीचे वाला धक्का मार देगा, नीचे वाला धक्का मारा तो 0 की पावर 3 होगी। अब जो भी आंसर आएगा, जैसे इसमें आ गया 9 आ गया, वो आपका आंसर है। चलो एक और देखो, ऐसे समझ नहीं आएगा, अभी थोड़े से और क्वेश्चन देखो तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे मुझे किसी ने कह दिया x² + x+2 की इंटीग्रेशन दीजिए dx, लिमिट है 1 से 2, ठीक है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 से 2। फिजिक्स में जनरल क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ठीक है। तो इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका आंसर आएगा, चलो डायरेक्ट करते हैं, बार बार लिखते हैं, x² की इंटीग्रेशन x³/3, समझ में आया, पावर ऐड कर दी, कॉपी पेस्ट कर दी, x की पावर 1 है तो कितना हो गया, x की पावर 1 + 1/2, यानी ऐसे लिख देते हैं 2 लिख देते हैं, ठीक है। अब 2 की इंटीग्रेशन 0 नहीं होती सर, x इटसेल्फ हो जाता है, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 होती है, लेकिन कांस्टेंट की इंटीग्रेशन इटसेल्फ dx मतलब x का फंक्शन है, यानी x आ जाएगा साथ में, यानी ये आंसर आ गया। अब इसकी लिमिट डालनी है 1 से 2, अब क्या करें सर, लिमिट दिखाई दी आपने, पहले ना बेटा जहां भी x बैठा है उसको अपर लिमिट से रिप्लेस कर दो। चलो जैसे x यहाँ था 2 की पावर 3, 3 एज इट इज रहने दो, 2 की पावर 2, 2 एज इट इज रहने दो, 2 × 2, मैंने जहां भी x था सारी जगह 2 डाल दिया, ठीक है। फिर माइनस, ये तो अपर लिमिट होगी, अपर लिमिट सेट होगी, अब लोअर लिमिट जहां पर x है 1 डाल दो, 1 की पावर क्यूब/3 + 1²/2 + 2 × 1, तो इसकी कैलकुलेशन कर लो, आंसर आ गया। पहले तो ये पता होना चाहिए ये कैसे आया, 2 की इंटीग्रेशन 0 के 2x, बोलो 2 की इंटीग्रेशन 0 के 2x, फिर बस अपर और लोअर लिमिट आपने पुट कर देनी, आपका आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है ये आपको क्लियर है, इतना ज्यादा ये टफ नहीं है, आपने नोट कर लिया, तो आगे चलते हैं। सपोज आपको दिया इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, आपने इसकी इंटीग्रेशन देनी है, तो जो इसका आंसर होता है वो होता है log x, क्या होता है log 2 e x। अब इसको ऐसे नहीं कर सकते, x की पावर -1 कर दिया है, x की पावर -1 आ जाएगा तो +1 करोगे 0 आ जाएगा, ठीक है, वैसे नहीं जाएगा ये, इसका फॉर्मूला 1/x dx की इंटीग्रेशन होती है log 2 e x, ये भी आपने याद करनी, ठीक है। अभी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में थोड़ी सी सिमिलरिटीज भी हैं, वो सुनाता हूँ, तो पहले ये समझ आ गया। अब इंटीग्रेशन ऑफ जैसे sin x था, sin x dx की इंटीग्रेशन होगी -cos x, ठीक है। अगर लिमिट नहीं डाली होगी, अगर तो लिमिट डालेंगे, देखो अगर इधर लिमिट नहीं डाली तो यहाँ पर प्लस कांस्टेंट आएगा, अगर लिमिट डाल देंगे तो प्लस कांस्टेंट नहीं आएगा, अगर इधर भी लिमिट नहीं डाली तो प्लस कांस्टेंट आएगा। और इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx हो जाएगी प्लस sin x प्लस कांस्टेंट, ठीक है। उल्टा हो रहा है बेटा, sin x की डिफरेंशिएशन प्लस cos x होती है, sin x की डिफरेंशिएशन प्लस cos होती है, इसमें उल्टा हो गया, sin की इंटीग्रेशन माइनस हो रही है और cos की इंटीग्रेशन क्या हो रही है प्लस, ठीक है। sin की प्लस हो रही है और cos की सॉरी sin की माइनस हो रही है और cos की क्या हो रही है प्लस हो रही है, मतलब ये हमने उल्टा काम कर दिया, जो पहले किया था उससे उल्टा हो गया, ठीक है।
अब आपने थोड़े से, जैसे मैं कह सकता हूं सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन होती है, सीकेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स की इंटीग्रेशन होती है 10x। सर इसको कैसे याद करना है? सर ये तो बहुत टफ हो गया, इससे तो सारे फार्मूले अलग अलग आ जाएंगे, तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? तो चलो वो आपको तरीका बताऊंगा, ठीक है। ये दो फॉर्मूले जान ली, क्योंकि इंटीग्रेशन साइन और कॉस की चलनी है और सीकेंट स्क्वायर एक्स की फिजिक्स में ज्यादा चलेगी, तो ये आपको ये तीनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री में सबके फॉर्मूले हैं, तो ठीक है, लेकिन वो सारे फिजिक्स में अप्लाई नहीं होने। अभी देखो एक जो मेन चीज है, जैसे हम ना एक टर्म कंसीडर करते हैं, मैंने माना भाई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। ध्यान से देखना, इसका इंटीग्रेशन नहीं कर रहे सर, क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएशन। इसकी डिफरेंशिएशन की मतलब मैंने इसकी डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, तो डिफरेंशिएशन करने के बाद जो मेरा आंसर है वो आपको मालूम है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आ गया, ठीक है सर, ठीक है। इंटीग्रेशन तो सर हमें आती थी, अब चलो इसकी डिफरेंशिएशन तो आती थी, अब इसकी इंटीग्रेशन करते हैं। अब मैंने इसकी इंटीग्रेशन कर दी, अब इंटीग्रेशन की तो मैं पहले तो सिंपल ऐसे कर दूंगा, इंटीग्रेशन का 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू dx। बेटा ये दोनों चीजें तो आएंगी ना इंटीग्रेशन करने के लिए, तो सिंपल के अंडर में ही होती है, ठीक है, यानी इस टर्म की इंटीग्रेशन करते हैं। अब इसकी इंटीग्रेशन करो जरा, चलो देखो 3x स्क्वायर 3 तो बाहर ही आ गया, x स्क्वायर की होगी x की पावर 2 प्लस 1 ओवर 2 प्लस 1, इसकी कितनी होगी 2x स्क्वायर बाय 2, 1 की इंटीग्रेशन होगी 1x, ठीक है। कोई भी कांस्टेंट है उसकी x आ जाती है, अगर 4 होता तो 4x आ जाती है। अब इसको चेक किया तो ये 2 प्लस 1 3 3 कैंसिल हो गया, x की पावर 3, ये कितना आ गया x की पावर 2, तो ये कितना आ गया x, ठीक है। अब क्वेश्चन शुरू हुआ था यहां से, इसकी हमने पहले की डिफरेंशिएशन, जो आंसर है उसकी क्या कर दी इंटीग्रेशन। अब इसको चेक करो, क्या ये सेम है? क्या ये सेम है? हाँ सर ये सेम है। यानी जब हम किसी टर्म की डिफरेंशिएशन कर देते हैं, जो आंसर आता है अगर हम उसकी इंटीग्रेशन कर दें, क्या कर दें? इंटीग्रेशन कर दें, तो आंसर रिपीट हो जाता है, मतलब ये उल्टा होता है एक दूसरे का। दोबारा सुन लो, डिफरेंशिएशन किया ये आंसर है, डिफरेंशिएट करने के बाद जो चीज का आंसर आता है उसकी अगर इंटीग्रेशन कर देंगे तो वो इटसेल्फ बन जाएगा। समझ में आया? दोबारा सुन लीजिए, जैसे मैंने बोला था डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट एक्स इज अ सीकेंट स्क्वायर एक्स, डिफरेंशिएशन टेंजेंट एक्स की सीकेंट स्क्वायर एक्स होती है, ठीक है। अब इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स dx क्या आंसर होगा सर? टेंजेंट एक्स होगा, उल्टा। दोबारा से, मतलब कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मतलब मैंने आपको ये नहीं बताना चाहता था मैं, इजीएस्ट फॉर्म में तो यही होता है कि आपने ऐसे किया, इसकी डिफरेंशिएट की इतना आ गया, अब इसकी इंटीग्रेशन की दोबारा उतना आ गया, आंसर सेम आ गया। यानी जब हमने टेंजेंट की डिफरेंशिएशन की आंसर इतना आ गया, अब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो आंसर दोबारा उतना आ जाएगा, जहां से शुरू किया वहीं पर पहुंच गए। यानी सारे फॉर्मूले इंटरलिंक्ड हो गए, यानी जो भी डिफरेंशियल के फॉर्मूले थे वो सारे इंटरलिंक्ड है। क्लियर है मुझे लगता है, ठीक है। अभी एक और क्वेश्चन देखिए, ठीक है, फिर आगे चलते हैं। मैंने माना आज बेटा वीडियो थोड़ी लंबी जा रही है क्योंकि आज थोड़ा सा काम खत्म करना है, ठीक है। तो ये देख लीजिए, मैंने माना x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4। अब इसमें आंसर सेम नहीं आएगा, देखो क्यों नहीं आएगा वो सुनना। मैंने पहले ना इसका क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिया। चलो डी बाई डी एक्स करते हैं, इसका कितना आंसर है सर? इसका आंसर है, चलो नीचे करता हूं, 4x क्यूब प्लस 4x प्लस, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेशन दो, अब आंसर सेम आना चाहिए ना, बिल्कुल। चलो करते हैं, ये आएगा 4x की पावर 4 बाय 4, 4x की पावर 2 बाय 2 प्लस कुछ नहीं आ रहा, यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं। अगर 1 होता तो 1x लिख देता, कुछ भी नहीं है, यानी मैं कुछ नहीं लिख सकता, 0 का मतलब तो कुछ भी नहीं होता, ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट तो 0 होती है। यानी अब हमारा आंसर क्या है, 4 4 गया, ये कट गया, यानी हमारा आंसर आ जाए x बाय 4 प्लस x स्क्वायर। देखो मैच किया इससे,
यहाँ पर 2 आएगा, 2 2 जा 4 यानी 2x क्यूब, x की पावर 4 मैच कर गया, 2x स्क्वायर भी मैच कर गया, प्लस 4 नहीं आया। तो ही करके एक चीज कही गई, जब आप इस चीज की इंटीग्रेशन करेंगे, जैसे मैंने ऐसे लिखना था इंटीग्रेशन ऑफ 4x क्यूब प्लस 4x dx, इसकी इंटीग्रेशन जब मैं कर रहा हूं तो मेरा आंसर ये आ रहा है x की पावर 4/4, x की पावर 2/2 प्लस हम लिखते हैं कांस्टेंट। ठीक है, लिमिट नहीं डाली ना, इधर लिमिट नहीं डाली, जब भी लिमिट नहीं डालोगे, जब भी इंटीग्रेशन करोगे तो प्लस क्या आएगा, कांस्टेंट। तो वही कांस्टेंट क्या है, यहाँ पर लिखा नहीं हुआ लेकिन प्लस कांस्टेंट क्वेश्चन का आंसर में होता है, यानी वो कांस्टेंट कितना है, वो कांस्टेंट ही 4 है, वो कांस्टेंट ही क्या है, 4 है। दोबारा से समझा रहा हूं, जो पहले आप चीज की डिफरेंशिएशन करते हैं, जो आंसर आता है उसकी इंटीग्रेशन करते हैं, दोनों मैच कर जाते हैं, लेकिन जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट पता नहीं लगता। तो इसके जो अब आप सर पूछोगे, सर देखो सर कांस्टेंट की वैल्यू 2 भी तो हो सकती है, कांस्टेंट की वैल्यू 3 भी तो हो सकती है, सर आपने यहाँ पे 4 लिखी है, कांस्टेंट तो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। वो ना क्वेश्चन की लिमिट्स होती हैं, वो न्यूमेरिकल के अंदर कंडीशन दी होंगी जिससे आपको क्लियर होगा भी ये वैल्यू कितनी होगी, भी 4 होगी कि 6 होगी। ठीक है, मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, अगर यहाँ पर मैं कांस्टेंट रख दूं ना कोई डिफरेंशिएशन में, तो पूरा आंसर मैच नहीं होगा। डिफरेंशिएशन का आंसर का जब इंटीग्रेशन करेंगे पूरा आंसर मैच नहीं होगा, क्योंकि कांस्टेंट मिस होगा वहां पर। तो ही करके क्या लिख देते हैं, प्लस कांस्टेंट। अब एक बात सोचो, अगर मैं आपको d/dx x क्यूब प्लस x2 कर दूं, अब इसमें तो कांस्टेंट आना ही है, तो इसका आंसर पूरा मैच करेगा, क्योंकि इधर मैंने ना +4 ना +5 ना +6। देखो इसकी डिफरेंशिएशन कितना आ गया, 3x स्क्वायर प्लस 2x। अब इसकी इंटीग्रेशन कर लो, इंटीग्रेशन करोगे तो ये लिखोगे 3x स्क्वायर प्लस 2x dx की इंटीग्रेशन करोगे, आंसर को पूरा मैच होगा, कांस्टेंट नहीं है। तो कितना आ गया, x की पावर कितनी आ गई, 3, 3/3 कितना हो गया, x3/3, 3 3 3 कैंसिल, प्लस 2 x2/2, 2 2 क्या हो गया कैंसिल, आंसर मैच हो गया। फिर भी हमने इसके साथ प्लस कांस्टेंट लगाना होता है। सर इधर तो है नहीं बेटा, कांस्टेंट 0 हो गया, क्या हो गया, कांस्टेंट 0। जब इंटीग्रेशन की लिमिट नहीं होती, प्लस कांस्टेंट होता ही है उसके साथ, चाहे वो 0 हो। जैसे इधर कोई कांस्टेंट नहीं है तो हमारा आंसर पूरा मैच कर रहा है, लेकिन फिर भी प्लस कांस्टेंट निकलना है, न्यूमेरिकल के हिसाब से बताना है ये कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, 0 है। ठीक है, मुझे लगता है समझ में आ गया। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे का इनवर्स होता है, वो आपको क्लैरिटी होगी। यानी जैसे मैं आपको मान पूछूं बेटा इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट x tan x कितना होता है, अगर ये पूछ लिया जाए तो मुझे इसका आंसर आपसे चाहिए, ये इसका मुझे आंसर बताइए, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट x tan x। स्क्रीन पॉज करके सोचिए थोड़ा सा क्या आंसर होगा बेटा। इसका आंसर तब निकलेगा जब आपको सीकेंट x की डिफरेंशिएशन बताओगे। d/dx ऑफ सीकेंट x का आंसर होता है डिफरेंशिएशन ऑफ सीकेंट x का सीकेंट x tan x। यानी अगर इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो ये आंसर आएगा, यानी आंसर कितना आ जाएगा, सीकेंट x। ठीक है, मुझे लगता है समझ में आ गया। ऐसे याद करना है भाई, डिफरेंशिएशन सारी c का नेगेटिव था, लेकिन इंटीग्रेशन सारी c का पॉजिटिव होगा, क्योंकि उसको उल्टा करना है। जैसे अभी मैंने किया था ना, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx का आंसर कितना है, प्लस sin x। ठीक है, अगर लिमिट नहीं डाली तो प्लस कांस्टेंट कर दो, चाहे वो 0 हो। ठीक है, कांस्टेंट। अभी थोड़ा सा और देख लीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, जितना समझ में आता है अच्छा है। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx दे दी, इसका आंसर ऐसे होता है, sin की डिफरेंशिएशन होगी माइनस cos 2x, उसके बाद में जो x का कोफिशिएंट है, जो x का कोफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में चल जाएगा। इंटीग्रेशन इज नॉट टू इजी एज कंपेयर टू डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन बहुत बड़ी है। ठीक है, लेकिन जो फिजिक्स में यूज होगी वही करेंगे, उससे ज्यादा मैंने नहीं करानी। sin 2x की इंटीग्रेशन है माइनस cos 2x/2, यानी जो इधर आएगा उसको नीचे ले जाओगे। ठीक है, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx की, तो इसकी इंटीग्रेशन कितनी है सर, cos की इंटीग्रेशन आई प्लस का sin 2x, जो इसका कोफिशिएंट है यानी x का कोफिशिएंट है 2, वो नीचे चला जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गई। इंटीग्रेशन के लिए आपको मैथ्स के फॉर्मूलेज बहुत याद होने चाहिए। नंबर्स ऑफ फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जब ट्रिग्नोमेट्री करोगे जैसे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, ऐसे कम से कम 7 और 8 फॉर्मूले और हैं जिनकी कन्वर्जन होती है, जो कि आपने याद करनी है। ठीक है, चलो मैं इसको रब कर रहा हूं।
अब इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर x dx का आंसर होता है e रेज़ टू पावर x। सेम जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज़ टू पावर x का भी e रेज़ टू पावर x ही होता है, इसका भी आंसर सेम ही होता है, मतलब दोनों में कोई भी फर्क नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर x का आंसर e रेज़ टू पावर x ही होगा। मुझे लगता है क्लियर है। इसके अलावा जैसे मैंने लिख दिया इंटीग्रेशन की पावर 2x e की पावर 2x dx, तो इसमें ऐसे करना है e रेज़ टू पावर 2x अपॉन 2, जो इसका कोफिशिएंट है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, अभी और चीज देखनी है, इसमें से प्लस कांस्टेंट आएगा, हाँ आ जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट कब नहीं आता, कांस्टेंट तब नहीं आएगा जब मैंने लोअर और अपर लिमिट दे दी। ठीक है, लोअर और अगर अपर लिमिट देता हूँ फिर आंसर नहीं आएगा। चलो अभी एक लोअर लिमिट और अपर लिमिट का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर छोड़ते हैं इसको। x रेज़ टू पावर 4 x रेज़ टू 2 प्लस 2, तो ले लेते हैं x प्लस 1। इसकी इंटीग्रेशन करिए, लिमिट है 1 से लेके 2 तक। ठीक है, क्या आंसर होगा इसका, x की पावर 5/5 x की पावर 2/2 1 की इंटीग्रेशन x 1 से 5, ये आ गया आपका x की जगह 5 डाल दो, सॉरी ये 2 है, लिमिट 2 है ना, 2 डाल दी 1 2, यहाँ पर आ गया 2 की पावर 5, तो सारी जगह x की जगह 2 डाल दो, इधर भी x की जगह 2 डाल दो, अपर लिमिट होगी माइनस कर दो, अब x की जगह 1 डाल दो, 1 की पावर 5/5 प्लस 1 की पावर 2/2 प्लस 1, आंसर जो भी मैथ्स में आंसर आएगा वो आपका आंसर है। ठीक है, ये थोड़ा लेंथी जाता है क्वेश्चन, कोई नहीं, जनरली पावर लिमिट एक जीरो होती है, तो जीरो के कारण सारी चीजें आंसर जीरो ही हो जाती है। ठीक है, ये मुझे लगता है क्लियर आपको, ऐसे कुछ क्वेश्चन कर लेना। थोड़ा सा क्वेश्चन देता हूँ आपको, आपने क्वेश्चन करना है x रेज़ टू पावर 2 प्लस x dx, इसकी इंटीग्रेशन 1 से 2, x sin x dx 0 डिग्री से 90 डिग्री, मैंने नहीं करना है, ट्राई करो। ठीक है, देन इंटीग्रेशन, अच्छा एक ऐसे काम कीजिए 4x² प्लस 4x³, इसकी पहले कीजिए इंटीग्रेशन, सॉरी डिफरेंशिएशन, जो इसका आंसर आएगा उसकी कीजिए इंटीग्रेशन, ये देखिए। ठीक है, 3 क्वेश्चन है, यहाँ पर ट्राई करने हैं। इसके बाद एक लास्ट थोड़ा सा और देख लीजिए, एक टर्म है, जैसे मैंने बोल दिया एक टर्म होती है जिसे कहते हैं बाइनोमियल टर्म्स, बाइनोमियल टर्म्स। इसको इतना ज्यादा एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है, मैथ्स में किया जा सकता है। ये जो आप पढ़ रहे हो ना +2 की मैथ्स ही है, लेकिन उसका कुछ पार्ट कुछ हिस्सा ही करना है। जैसे बाइनोमियल टर्म में क्या होता है, 1 प्लस x रेज़ टू पावर अगर n है, ठीक है, और x है ना बहुत 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 छोटा है, किससे, 1 से। ये हर एक जगह क्वेश्चन अप्लाई नहीं होना, ये तब होगा जब x बहुत बहुत छोटा किससे, 1 से, तो आपने क्या करना है 1 प्लस nx लिख देना है इसका आंसर। मतलब ये जो चीजें इधर आके बैठ जाएगी, जैसे मैं बोला 1 माइनस x रेज़ टू पावर n, तो क्या हो गया सर, 1 माइनस तो था ही है, ये इधर आ जाएगा 1 माइनस nx हो गया, कुछ नहीं, इसको यहाँ पर बिठा दो। ये लगेगा तभी जब x बहुत 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 छोटा किससे है, 1 से, ऐसे नहीं लग जाएगा भाई सर 1 प्लस 2 की पावर 3 और 3 डाल दिया, बेटा कहाँ कैसे डालोगे, x तो बहुत छोटा होना चाहिए, किससे, 1 से। जैसे मैंने लिख दिया 1 माइनस x की पावर माइनस n, इसका आंसर बोलो मैथ्स में, सर इसका आंसर हो गया 1 माइनस n, आगे आ गया यानी nx। ठीक है, ये तब लगता है जब x बहुत छोटा होता है, किससे, 1 से, नहीं तो ये अप्लाई नहीं हो सकता। और ये जनरली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में लगता है, तो हमने वहां देखना पड़ता है कि वैल्यू ऑफ x इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1, तो जो पावर है उसको एक्सप्लोर करने की जगह आप जस्ट प्लस के साथ x के साथ उसको मल्टीपल कर देते हैं, वही आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, चलो ओके।